दुनिया दहशत में है, धरती कांप रही है, लहरें उठ रही हैं और रूस का कामचटका इलाका एक बार फिर भूकंप और सुनामी के खौफ से जूझ रहा है। जहां आज शुक्रवार सुबह 7.8 तीव्रता के भूकंप ने पूरे पूर्वी तट को हिला दिया, लोगों को एक बार फिर याद दिला दिया कि प्रकृति का प्रकोप जब टूटता है तो इंसान की ताकत कितनी कमजोर पड़ जाती है। वास्तव में यह सिर्फ एक भूकंप नहीं था, बल्कि उस चेतावनी की घंटी थी जो कामचटका जैसे भूकंपीय क्षेत्रों की हकीकत को उजागर करती है। दरअसल इस इलाके में आज आया 7.8 तीव्रता का भूकंप पिछले 3 महीनों का चौथा बड़ा झटका है, जिसकी तीव्रता 7 से ज्यादा दर्ज की गई है। अब विस्तार में आपको पूरी घटना बताते हैं। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि USGS के अनुसार यह भूकंप रूस के शहर पेट्रोपाव्लोव्स्क कामचत्स्की से 128 किलोमीटर दूर और जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई में आया। शुरुआती झटकों के बाद 5 आफ्टर शॉक दर्ज किए गए, जिनकी तीव्रता 5.8 रही। रूस की स्टेट जियोफिजिकल सर्विस के बाद में बताया कि तीव्रता घटकर 7.4 मापी गई। सोशल मीडिया पर आए वीडियो ने इस भयावहता को और स्पष्ट कर दिया। घरों के फर्नीचर से लेकर लाइटें हिलती नजर आई, यहां तक कि सड़कों पर खड़ी गाड़ियां भी कांपने लग गई। इसी बीच तट पर 30 से 65 सेंटीमीटर ऊंची समुद्री लहरें देखी गई। इसके बाद सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई। कामचटका के गवर्नर व्लादिमीर सोलोदेव ने बताया कि सभी आपातकालीन सेवाएं अलर्ट पर हैं। उन्होंने टेलीग्राम संदेश में कहा कि आज की सुबह कामचटका के लोगों के धैर्य की परीक्षा ले रही है। हालांकि अभी तक किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं आई है, लेकिन खतरे का दायरा सिर्फ कामचटका तक सीमित नहीं रहा। करील द्वीप समूह के कुछ हिस्सों के लिए भी सुनामी की चेतावनी जारी की गई। अमेरिका की नेशनल वेदर सर्विस और पैसिफिक सुनामी चेतावनी केंद्र ने अलास्का के कुछ हिस्सों के लिए भी चेतावनी जारी की। एक लश्कर कमांडर ने कैमरे के सामने अपनी कैंप की मौजूदगी और आतंकी प्रशिक्षण का कबूलनामा दिया है। यह बयान पाकिस्तान की लगातार दी जा रही नकारा बातों पर एक बड़ा झटका है। वास्तव में यह सिर्फ एक कबूलनामा नहीं है, बल्कि उसके पीछे छिपे आतंक की संरचना और आतंकियों की नई भर्ती की योजना का खुला प्रमाण है। दरअसल मुरीद में स्थित मरकज-ए-तैयबा कैंप की मौजूदगी में लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर कासिम ने स्वीकृत करते हुए कहा है कि यह कैंप पहले भी था और अब इसे पहले से बड़ा बनाया जा रहा है। अब घटनाक्रम की बारीक जानकारी आप तक लेकर आते हैं। एक वीडियो में कासिम कैमरे के सामने खड़ा दिखता है और स्पष्ट शब्दों में स्वीकार करता है कि मुरीद का मरकज-ए-तैयबा कैंप ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। उसने कहा कि वही जगह अब फिर से तैयार की जा रही है और इसमें इस्लामी तालीमी कार्यक्रमों के नाम पर हथियार प्रशिक्षण और आतंकी विचारधारा का प्रसार होता है। वीडियो में कासिम ने खुलेआम युवाओं को बुलाया है कि वे पंजाब और आसपास के इलाकों से आकर दौरा-ए-सुफा नाम के कोर्स में हिस्सा लें। उसने बताया कि इस कोर्स में घुड़सवारी, तैराकी और बुनियादी हथियार चलाने से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाती है और यह प्रशिक्षण युवाओं को आतंकी गतिविधियों के लिए तैयार करता है। याद रखें कि यह बयान जैश के कुछ कमांडरों द्वारा पहले दिए गए खुलासों के बाद आया है। हाल ही में जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर इलियास कश्मीरी ने भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुए नुकसान की बाबत सच्चाई उजागर की थी। अब लश्कर कमांडर कासिम के बयान ने पाकिस्तान की उस लकीर को खंडित कर दिया है जिसमें वह आतंकवादी ठिकानों के अस्तित्व से इनकार करता रहा है। कासिम के बयानों का एक और खतरनाक पहलू यह है कि उसने न सिर्फ पुराने कैंप के अस्तित्व की बात कही, बल्कि यह भी बताया कि नई फैक्ट्री जैसी व्यवस्था बनाई जा रही है, जहां से नए मुजाहिद भेजे जाएंगे और नई भर्तियां की जाएंगी। यह खुलासा ये इशारा देता है कि देशों के अंदर छुपे नेटवर्क किस तरह से समय के साथ फिर सक्रिय हो जाते हैं। इसके पहले लश्कर के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कासूरी ने भी भारत के खिलाफ बलपूर्वक दावे किए थे और धमकियों की भाषा का प्रयोग किया था, जिसमें उसने क्षेत्रीय दावों और प्रतिशोध के संकेत दिए थे। ऐसे वक्तव्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि आतंकी संगठन केवल प्रशिक्षण ही नहीं दे रहे, बल्कि मनोवैज्ञानिक प्रेरणा और कट्टर आतंकी वक्तव्य के माध्यम से भी नई पीढ़ी को प्रभावित कर रहे हैं। वास्तव में ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाक और पाकिस्तान अधिकृत इलाकों में कई आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की थी और सूत्र बताते हैं कि उस दौरान
100 से अधिक आतंकवादी मारे गए थे, पर पाकिस्तान ने नुकसानों और ठिकानों के अस्तित्व की बातों को लगातार नकारा है। अब कासिम के स्वयं के बयान के इन तर्कों को चुनौती दी है। दरअसल ये मामला केवल एक कैंप या एक बयान तक सीमित नहीं है, ये उस व्यापक चुनौती का प्रतीक है जो सीमा पार आतंकवाद, छिपे नेटवर्क और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करती है। सवाल ये उठता है कि ऐसे खुलासों के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और सुरक्षा एजेंसियां किस तरह इन ठिकानों की निगरानी और निवारक कदम तेज करेंगी। अंत में ये कहना जरूरी है कि मुरीद के का ये खुलासा हमें ये याद दिलाता है कि न केवल जमीन पर कार्रवाई जरूरी है, बल्कि विचारधारा के प्रसार, प्रशिक्षण के नेटवर्क और नई भर्ती के स्रोतों पर भी सख्त निगरानी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। भारत अमेरिका रिश्तों में जारी उतार चढ़ाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सामने आया है। वास्तव में ट्रंप ने साफ कहा है कि वो भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीब है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें भारत पर प्रतिबंध लगाने पड़े। लंदन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप से पूछा गया कि क्या रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाकर व्लादिमीर पुतिन पर दबाव बनाने का समय आ गया है। इस सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा, मैं भारत और प्रधानमंत्री मोदी के बहुत करीब हूं। हाल ही में मैंने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी और उन्होंने सुंदर जवाब भी दिया। हमारे संबंध बेहद अच्छे हैं, लेकिन इसके बावजूद रूस से तेल खरीदने के कारण मुझे भारत पर बैन लगाना पड़ा। ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि रूस से तेल खरीदने की वजह से उन्हें यूरोपीय देशों और चीन पर भी बैन लगाना पड़ा है, जबकि चीन इस समय अमेरिका पर बड़े टैरिफ लगा रहा है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि वे और भी कड़े कदम उठाने को तैयार हैं, लेकिन तब नहीं जब उनके अपने सहयोगी रूस से तेल खरीद रहे हो। इधर भारत और चीन पर अमेरिकी टैरिफ मामले को लेकर रूस ने भी बड़ा बयान दिया है। रूसी विदेशी मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि भारत और चीन जैसी प्राचीन सभ्यताएं अमेरिकी अल्टीमेटम के आगे झुकेंगी नहीं। लावरोव ने आगे कहा कि अमेरिकी मांगे केवल देशों को नए ऊर्जा बाजार तलाशने और ज्यादा कीमत चुकाने के लिए मजबूर करती हैं। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन का ये रवैया न केवल आर्थिक दबाव बढ़ाता है, बल्कि राजनीतिक विरोध भी खड़ा करता है। लावरोव ने साफ शब्दों में कहा, चीन और भारत दोनों प्राचीन सभ्यताएं हैं। इनके साथ इस भाषा का इस्तेमाल करना कि ये काम बंद करो वरना टैरिफ लगा देंगे, यह तरीका कभी काम नहीं करेगा। अमेरिका को यह समझना चाहिए कि उसका चुना हुआ दृष्टिकोण केवल विरोध और असंतोष को जन्म देता है। विदेश मंत्री ने आगे यह भी कहा कि अमेरिकी रवैये से भारत और चीन जैसे देशों को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें नए बाजार खोजने पड़ रहे हैं और महंगे दामों पर संसाधन खरीदने पड़ रहे हैं। साथ ही इस नीति का नैतिक और राजनीतिक विरोध भी सामने आ रहा है। अब अगर भारत अमेरिका व्यापार की स्थिति देखें तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। दरअसल पिछले कुछ महीनों से भारत अमेरिका के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर बातचीत जारी है, लेकिन इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने जुलाई में भारतीय आयात पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। इसके कुछ दिनों बाद ही उन्होंने भारत द्वारा रूस से लगातार तेल खरीदने का हवाला देते हुए और 25% टैरिफ बढ़ा दिया। इस तरह भारत पर कुल 50% टैरिफ लागू हो गया। ये पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका रूस पर हर संभव दबाव बनाने की रणनीति अपना रहा है और इस दबाव का असर उसके सहयोगियों तक पर भी डाला जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत और चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अमेरिकी दबाव में अपनी ऊर्जा और व्यापारिक नीतियां बदलेंगी, या फिर रूस का यह दावा सही साबित होगा कि ये प्राचीन सभ्यताएं किसी अल्टीमेटम के आगे नहीं झुकेंगी। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या ट्रेड डील की बातचीत इस तनाव के बीच आगे बढ़ जाती है या फिर टैरिफ और प्रतिबंधों की ये लड़ाई और गहरी होती जाएगी। और अब बात करते हैं इजराइल के दक्षिणी शहर की, जहां धरती एक बार फिर शंकित हुई। हवा में धमाके की गूंज सुनाई दे गई और इजराइल के दक्षिणी शहर इलाक में एक होटल के पास अचानक लगी आग ने सबको सकते में डाला। वास्तव में यह हमला केवल एक निशाना नहीं था, ये मध्य पूर्व में तनाव की उस ज्वाला का नया संकेत था जो लहरों की तरह फैल रहा है। दरअसल गुरुवार को यमन से छोड़ा गया एक ड्रोन इलाक के होटल जोन में गिरा और जोरदार धमाके के साथ आग भड़क उठी। हालांकि राहत की बात यह रही कि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है।
है। वास्तव में इजरायली सेना ने स्पष्ट किया कि ये ड्रोन पूरब की दिशा से आया और होटल के पास जाकर गिर गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज जारी किया गया है। फुटेज में इमारतें, पेड़ और आसपास का नजारा इलाक की सैटेलाइट छवियों से मेल खाता है और समय भी सीसीटीवी टाइम स्टैम्प से पुष्टि होता है। ईरान समर्थित हूती संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और बयान जारी किया है कि इलाक हमेशा उनके निशाने पर रहेगा। हूतियों का कहना है कि वे गाजा के फिलिस्तीनियों का समर्थन कर रहे हैं और इसी बहाने उन्होंने समुद्री व्यापारिक मार्गों और इजरायली तटों पर भी हमले किए हैं। इजरायली सुरक्षा बलों ने कहा कि कई दागे गए मिसाइल और ड्रोन रास्ते में गिर गए या सुरक्षा बलों ने उन्हें मार गिराया, पर इस बार का हमला सीधे एक आबादी वाले इलाके के पास हुआ और उसकी गूंज तेज रही। इजरायली सेना ने घटना के तुरंत बाद इलाके में एयर रेड सायरन बजाया और नागरिकों को सचेत किया। गुरुवार को ही इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के कुछ ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की और वहां के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। हमले से कुछ घंटे पहले स्थानीय निवासियों को इलाके खाली करने की चेतावनी दी गई थी ताकि नागरिकों को कम से कम नुकसान हो। यह हमला उस व्यापक तनाव का हिस्सा है जो 2023 के बाद तेज हुआ है, जब हमास ने बड़े हमले किए थे और फिर प्रतिशोध की लड़ाई शुरू हुई। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच सीमा पर झड़पें और हवाई हमले समय समय पर फिर उठते रहे। और वर्ल्ड वॉच में आज के लिए बस इतना ही। मुझे जाने की अनुमति दीजिएगा। आप देखते रहिएगा सुदर्शन न्यूज।